मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और जिसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप हर क्षेत्र में खुद को आगे रख पाए, अव्वल रख पाए, खुद को रोजगार से जोड़ पाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते आज आपको लिए चलते राज्य के रिम्स के आधुनिक शल्य चिकित्सा विभाग में, जहाँ के डॉक्टर यहाँ से मिल रहे लाभ के बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची में इन दिनों शल्य चिकित्सा के माध्यम से हर दिन सैकड़ों की संख्या में पहुंचे मरीज अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं। शल्य चिकित्सा सुरक्षित और दर्द रहित प्रक्रिया है। यह एक सर्जिकल एवं डायग्नोस्टिक प्रक्रिया है, अर्थात इस मेडिकल विधि का उपयोग आंतरिक अंगों के समस्याओं का निदान करने तथा उनका उपचार करने के लिए किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आ पहुंचे हैं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान। हमारे साथ हैं डॉक्टर निशितिका, जो कि एक सर्जन हैं। आइए इनसे जानते हैं यहाँ की सुविधाओं के बारे में, यहाँ के सर्जरी की सुविधाओं के बारे में और किस प्रकार झारखंड के लोग लाभ ले रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। यहाँ पे देखिए हर प्रकार की सर्जरी की व्यवस्था है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जनरल सर्जरी से। तो जनरल सर्जरी में आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का काफ़ी डिमांड है। लोग नहीं चाहते हैं कि पहले जो चीरा लगा करके ऑपरेशन किया जाता था, अब लोग चाहते हैं कि चीरा ना हो, छोटी छेद से। तो हर प्रकार की जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है वो काफ़ी एडवांस्ड सर्जरी भी हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपी से संभव है और लगातार हम लोग कर रहे हैं। वो चाहे वो एब्डोमिनल वॉल रिकन्स्ट्रक्शन का सर्जरी हो या फिर हर्निया की सर्जरी हो, गोल ब्लैडर, अपेंडिक्स आदि की जो सर्जरी है, आंत की सर्जरी, ये सारे लैप्रोस्कोपिक विधि के साथ रिम्स में लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा एंडोस्कोपी और चाहे वो आंत की छोटी आंत की एंडोस्कोपी जिसे हम लोग कोलोनोस्कोपी कहते हैं, या अपर जीआई एंडोस्कोपी हो, एंडोस्कोपी के द्वारा जो छोटी मोटी अगर वहाँ पे कुछ पॉलिप है या कुछ फॉरेन बॉडी है तो ये सबको भी निकालने का काम लगातार हो रहा है और ये बिना चीरा के हो रहा है। तो इस तरह से एक तो जो रूटीन के मैंने बताया आपको इस बारे में। इसके अलावा इमरजेंसी की हर प्रकार की सर्जरी 24 घंटे हमारे यहाँ होती रहती है। पिछले साल इमरजेंसी में हम लोगों ने लगभग 10,000 ऑपरेशंस मेजर और माइनर मिला करके एक साल में किया था और इसमें रोज़ लगभग 8 से 10 मेजर सर्जरी, जिसको कि इमरजेंसी के तौर पर, जैसे किसी को आँख फट गया या कोई इंजरी है, किसी को या तो कोई ऐसा कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी, मतलब जैसे छुरा मार दिया जाता है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, या किसी को गोली लगी हुई है या कोई चोट का मरीज है, तो ऐसा मेजर सर्जरी जो ट्रॉमा से संबंधित है ये हम लोग लगातार कर रहे हैं। रोज़ लगभग 8 से 10 इस प्रकार की सर्जरी की जाती है। रिम्स के जाने माने ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर निशित एक्का बताते हैं कि अब रिम्स में मेडिकल साइंस का आधुनिकीकरण किया गया है। आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद से अब इलाज बहुत ही सुगमतापूर्वक मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। रिम्स में सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के मरीज भी पूरे विश्वास के साथ अपनी बीमारियों का इलाज कराने पहुंचते हैं और ठीक होकर अपने घर जाते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं जो रूटीन वे में जो किए जाते हैं, और सबसे अधिक अगर मुझे आप कहिएगा तो मैं बताऊंगा कि गोल ब्लैडर की सर्जरी अभी हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गोल ब्लैडर की बीमारी है। तो लगभग हर रोज़ गोल ब्लैडर का जो स्टोन है वो, या फिर सीबीडी पित्त की नली का जो स्टोन है उसके लिए, प्रोस्टेट की बीमारी है, पेशाब के सारे संबंधित जितने भी रोग होते हैं, पेशाब की नली में पथरी होती है, यहाँ तक कि कैंसर, चाहे आंत की कैंसर हो या गोल ब्लैडर की कैंसर हो या फिर और भी किसी अंग में कोई कैंसर हो, तो उसके लिए भी सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। वो जो जनरल सर्जरी में भी होती है, यूरोलॉजी में भी होती है। इसके अलावा ऑन्कोलॉजी और ऑन्को सर्जरी के हमारे डिपार्टमेंट में भी कैंसर की हर प्रकार की सर्जरी की व्यवस्था है। देखिए रूटीनली जो हम लोग अगर बात करेंगे तो रूटीनली सबसे ज़्यादा जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है वो गोल ब्लैडर की सर्जरी होती है, अपेंडिक्स की सर्जरी होती है और अब हर्निया की सर्जरी भी लगातार दूरबीन से हो रही है। गोल ब्लैडर की सर्जरी जो चीरा अगर लगा कर किया जाए तो लगभग मरीज को 1 सप्ताह
अस्पताल में रहना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं है। अब दूरबीन से करने पे वो हम लोग अगले दिन छुट्टी कर सकते हैं। हम लोग प्रिकॉशन के तौर पर उसे एक दिन और रख लेते हैं। अगर आज कोई किसी का ऑपरेशन होता है तो कल उसे हम लोग हॉस्पिटल में रख के अगले दिन सुबह हम लोग उसे डिस्चार्ज कर घर भेज सकते हैं। यहाँ तक कि मरीज को हम लोग अगले दिन भी भेज सकते हैं, परंतु ये एक प्रिकॉशन के तौर पर, तो इसीलिए ये बहुत ही कारगर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब इतनी अच्छी इमेजिंग सिस्टम्स आई हुई हैं जो 3D में, हमारे यहाँ 3D इमेजिंग सिस्टम अवेलेबल है जो कि झारखंड में और कहीं भी उपलब्ध नहीं है, और उससे बिल्कुल सब कुछ क्लियर होता है। यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ आज कि ये चीरा लगा के जो ओपन सर्जरी होती थी उससे कहीं ज़्यादा सेफ लैप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी कराना है। डॉक्टर निशित एक्का बताते हैं कि रिम्स में लेप्रोस्कोपी के माध्यम से कई बीमारियों का निदान किया जा रहा है, जैसे कि हर्निया, पीत की पथरी, लीवर कैंसर, फाइब्रोइड, वायरोसिस, बांझपन, पैंक्रियाज, ओवरियन सिस्ट, पेट का ट्यूमर आदि। ओपन सर्जरी की तुलना में लेप्रोस्कोपी सर्जरी एक सुरक्षित और सफल प्रक्रिया है। इससे ऑपरेशन के बाद रोगी को कोई परेशानी नहीं होती है और ऑपरेशन के बाद जल्द से जल्द घर चला जाता है। देखिए, रिम्स में राज्य के तो मरीज आते ही हैं, इसके अलावा सबसे अधिक हमें वेस्ट बंगाल के मरीज, जो पश्चिमी वेस्ट बंगाल है, जो पुरुलिया, मिदनापुर, 24 परगना, ये वाला जो एरिया है, इससे काफ़ी मरीज आते हैं। बिहार के हमारे जो सीमावर्ती है, भागलपुर है, नवादा है, सासाराम है, ये वाले एरिया से मरीज आते हैं। कुछ मरीज हमारे पास छत्तीसगढ़ से आते हैं और कुछ उड़ीसा से भी आते हैं। तो जो हमारे सीमावर्ती जितने भी राज्य हैं, इससे मरीज हमारे पास लगातार आते हैं, परंतु ज़्यादा लोड जो है वो झारखंड के मरीजों। सबसे पहले तो सर्जरी विभाग में हर प्रकार के ऑपरेशन की व्यवस्था है। मैंने आपको बताया, चाहे वो इमरजेंसी ऑपरेशन हो या फिर रूटीन ऑपरेशन हो, ये तो व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे पास सर्जरी ICU की व्यवस्था है। आपको मुझे बताने में खुशी होगी कि हम लोग जल्द ही, ये टेंडर प्रक्रिया में चल रही है और जल्द ही हम लोग एक मॉड्यूलर ICU सर्जरी में लेकर के आएंगे। अभी हमारे पास 3 मॉड्यूलर ICU हैं, जिसे बढ़ाकर 6 मॉड्यूलर ICU किया जाएगा। COT जो कैजुअल्टी ऑपरेशन थिएटर है, जो अभी मॉड्यूलर नहीं है, उसे भी मॉड्यूलर करने की। और मॉड्यूलर से क्या फ़ायदा होता है कि साफ़ सफाई और एक व्यवस्था बढ़िया हो जाती है, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जिस तरह से अभी मॉड्यूलर किचन का ये है, क्योंकि सब कुछ उसमें साथ में मिल जाता है, एक एक चीज़ अलग अलग आपको नहीं चाहिए होता है। तो उसी तरह से मॉड्यूलर रोटी होती है, जिसमें हर कुछ, उसमें स्टेरिलाइजेशन मतलब साफ़ सफाई, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है कि वहाँ इन्फेक्शन का खतरा कम हो। तो मॉड्यूलर रोटी में ये साइंटिफिकली ये प्रूव किया हुआ है कि मॉड्यूलर रोटी जो होता है उसमें इन्फेक्शन कम से कम होता है। तो इसीलिए ये हम लोग अभी मॉड्यूलर OT, मॉड्यूलर ICU, तो ICU की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी हमारे पास सर्जरी ICU में 18 बेड और सर्जरी HDO हाई जो डिपेंडेंसी यूनिट है, उसमें 18 बेड की सुविधा उपलब्ध है। और इसमें हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव मरीज, प्री ऑपरेटिव मरीज, ऐसे मरीज जो जिनको कि ज़्यादा केयर की आवश्यकता है, इनको हम लोग रखते हैं। इसके अलावा अगर किसी को हमें रेस्पिरेटरी और मतलब जो हमारा सेंट्रल ICU है उसमें भेजने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास 2 ICU हैं, एक क्रिटिकल केयर के अंडर में चलती है और दूसरी सुपर स्पेशलिटी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के अंडर में चलती है। तो ये दोनों ICU में से भी हम लोगों को अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ भेजते हैं। लेकिन हमारा ICU जो सर्जरी का ICU है 18 बेड का, ये भी काफ़ी अच्छा है और इसमें हम लोग ज़्यादातर मरीजों का इलाज अपने ही ICU में भी हम लोग कर लेते हैं। गंभीर मरीज या चोटी। डॉक्टर निशित एक्का बताते हैं कि विज्ञान और तकनीक हेल्थ केयर में आए दिन कुछ नई मशीनें लेकर आ रहे हैं, जो मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों के लिए भी रामबाण होते नजर आ रहे हैं। अब 3D सर्जरी तकनीक का भी पूरा उपयोग किया जा रहा है। रिम्स में 3D तकनीक के माध्यम से कई मरीजों का लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर निशित एक्का बताते हैं कि 3D विजन आने से न सिर्फ मरीजों को फ़ायदा हुआ है, बल्कि चिकित्सकों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। देखिए, गंभीर मरीज जब आते हैं तो वो ट्रॉमा सेंटर के ग्राउंड फ्लोर में हमारा इमरजेंसी का रिसेप्शन है, वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, एक सीनियर डॉक्टर और 4 से 5 जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट और जूनियर रेसिडेंट, इनकी सिटिंग ड्यूटी होती है। तो 24 घंटे हमारे एक सीनियर रेसिडेंट जो कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो एक रहते हैं 24 घंटे, उनकी शिफ्ट में ड्यूटी लगती है। उसके अलावा हमारे पास 4 से 5 जूनियर रेसिडेंट होते हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट
अभी का कोर्स कर रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये 4 से 5 लोग, सर्जरी डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये लोग 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा 2 से 3 सीनियर कंसल्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के लेवल पे राउंड द क्लॉक वो कॉल पे रहते हैं कि जब भी उनको कॉल जाएगा वो वहाँ पे विदिन हाफ एन आवर, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम हो वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोटोकॉल है। वहाँ पर सबसे पहले हम लोग रिसीव करते हैं, हमारे जो सीनियर रेसिडेंट, जूनियर रेसिडेंट की मदद से उनको एवेलुएट करते हैं, उनकी जो जांच है वो कराई जाती है। वे बताते हैं कि वर्तमान समय में रिम्स में 3D सर्जरी की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जिसका लाभ अब मरीजों को मिलना शुरू हो चुका है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 3D सर्जरी रिम्स प्रबंधन जरूरतमंद रोगियों को उपलब्ध करा रहा है। डॉक्टर निशित एक्का बताते हैं कि चिकित्सक को 3D कैमरे के माध्यम से काफ़ी गहराई तक जाकर ऑपरेशन करने में सुविधा होती है। इससे बारीक नसें बहुत आसानी से पकड़ में आ जाती हैं। साथ ही बहुत स्पष्ट दिखाई देने से ऑपरेशन भी बहुत जल्द और सटीक होता है। तो हम लोग 3 तरह के मरीजों को कैटेगराइज करते हैं। एक ऐसे मरीज जिनका कि ऑपरेशन तुरंत करना हो घंटों के बीच में। दूसरा ग्रुप ऑफ मरीज होता है जिनको कि हम लोग 6, 7, 8 घंटे उनको रिससिटेट करते हैं, मतलब कि उनको स्टेबल कर लेते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। और तीसरे ग्रुप ऑफ मरीज होते हैं इमरजेंसी में, जिनको कि अभी 1 से 2 दिन के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको हम लोग जांच करा करके डायग्नोसिस करके फिर आगे बढ़ते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर किसी को गोली लगा हुआ आ गया, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई मेजर नस पे चोट है और वो लगातार, या फिर स्प्लीन पे चोट है, लिवर पे चोट है, वो लगातार ब्लीड कर रहा है और उसका बीपी वगैरह कम है, शॉक में है पेशेंट, और वो हमारा इनिशियल रिससिटेशन से भी वो नहीं सुधर रहा है, तो उस मरीज को तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। वो घंटों में, 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन कर देना होता है। तो ऐसे मरीज को हम लोग को सबसे पहले कैटेगराइज करना होता है कि इसे तुरंत ऑपरेशन की ज़रूरत है। दूसरा ग्रुप है ऐसा मरीज जिसका हो सकता है कि आंत फटा हो या फिर उसके अतड़ी में रुकावट हो। ऐसे मरीज आपको 6, 7, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 1 दिन रुक सकते हैं। तो ऐसे मरीजों का इनिशियल जांच किया जाता है, उनको थोड़ा उनका बेसिक प्रोफाइलिंग किया जाता है और फिर उनको ऑपरेशन के लिए हम लोग, लेकिन ये कोशिश रहती है कि जो सेकंड ग्रुप ऑफ पेशेंट हैं उनका ऑपरेशन भी 24 घंटे के अंदर हो जाए। और तीसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनको जांच कराते हैं, जैसे कि अगर अपेंडिक्स का बहुत अक्यूट केस है तो वैसा मरीज जो है वो वेट कर सकता है, उसे जांच वाँच करा करके, फिटनेस देख करके, क्योंकि इमरजेंसी ऑपरेशन का रिस्क रूटीन ऑपरेशन से कहीं ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के रिम्स के हृदय रोगियों के पास, जो कि रांची के रिम्स से मिल रहे लाभ का लुत्फ उठा पा रहे हैं, और मिलते हैं यहाँ के डॉक्टरों से और जानते हैं कि वो किस तरह से हृदय रोगियों को सारी सुविधाएं और अच्छी चिकित्सा दे पा रहे हैं। रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ कार्डियोलॉजी विभाग की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी। तब से लेकर अब तक रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में हजारों की संख्या में मरीजों को नई जिंदगी मिल चुकी है। पिछले 14 वर्षों में विभाग ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। शुरुआत में एक कार्डियोलॉजिस्ट ने इस विभाग को संभाला था, अब विभाग में दर्जनों विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट की टीम है। जोहार। हार्ट की एक समस्या जो है आजकल बड़ी विकट होती जा रही है। हार्ट की समस्या से बड़े बुजुर्ग ही नहीं, आजकल युवा भी चपेट में आ रहे हैं। ये गंभीर समस्या इसलिए भी होती जा रही है कि कोरोना के बाद जो है आदमी अब कमज़ोर हो गया है, इम्यूनिटी उसकी कमज़ोर हो गई है। आखिर वजह क्या है कि युवा काल में ही लोग हार्ट जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। हम बात करेंगे आज रिम्स के हृदय रोग विभाग के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत कुमार से, और जानेंगे कि क्या वजह है हार्ट की समस्या का और उसके निदान और बचाव के क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब का आपका स्वागत है दूरदर्शन में। सर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि हार्ट की समस्या जो है ये इतनी विकट क्यों होती जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं अपनी सोच को लोगों के सामने प्रकट कर सकता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि हार्ट की समस्या इतनी क्यों बढ़ गई है, खासकर युवाओं में आजकल पिछले 1-2 दशक से देखा गया है कि धूम्रपान की शिकायत युवाओं में ज़्यादा बढ़ी है। साथ में अगर अंतिम 3 से 4 वर्ष की बात की जाए तो कोरोना काल आया। कोरोना काल में ये शोध में ये पता लगा कि हार्ट
कोविड का जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद हार्ट की आर्टरीज़ या कोरोनरी आर्टरीज़ में एंडोथेलियम में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। उन बदलाव के कारण ब्लड गाढ़ा होने की समस्या या हृदयघात होने की समस्या आम लोगों में पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम कारणों पे बात करें तो इसे 4-5 इम्पॉर्टेंट कारण में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, मतलब जो जन्म से किसी बच्चे का जन्म हुआ और जेनेटिक या किसी अनुवांशिक बीमारी के चलते उनके दिल में कुछ छेद हो, तो वो सबसे पहला हुआ। दूसरा, अगर उम्र जब बढ़ने के बाद 12-14 साल में कुछ लोगों को जॉइंट्स पेन होता है, उसके बाद वो एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण लोगों को वाल्व डैमेज होने की समस्या होती है, जिसे रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तीसरा, जब उम्र 25, 30 या 35 के आसपास आ जाए, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे कॉमन जो आम लैंग्वेज जो बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें हार्ट की आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल या कोई भी प्लाक का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण हार्ट की अटैक वाली समस्या होती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ये उनके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, जिन लोगों में रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है उनमें ये सब बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। वर्तमान समय में अव्यवस्थित दिनचर्या, तनाव, गलत खान पान, पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य कारणों के चलते हृदय रोगियों की समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। छोटी उम्र से लेकर बुजुर्ग तक में हृदय से जुड़ी समस्याएं होना अब आम सी हो गई है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कुमार कहते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में दिल के रोगियों में 35 से 40% की वृद्धि हुई है। फिर अगर और बात करें तो कुछ कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, जिसमें हार्ट की मसल्स में कुछ अनुवांशिक बीमारियां या किसी जेनेटिक डिजीज के कारण हार्ट की मसल में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण या तो हार्ट की मसल कमज़ोर पड़ जाती है या फिर उनमें पंपिंग जो है उनका वो थोड़ा सा अफेक्ट होता है। एक और बात देखने को मिल रहा है सर कि अभी हम लोग समाचार पत्रों में या बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि लोग जिम कर रहे हैं, गिर गए, हार्ट अटैक हो गया, लोग डांस कर रहे हैं, गिर रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया। तो ये वजह क्या है कि अचानक व्यक्ति स्वस्थ तो है लेकिन अचानक वो गिर करके हार्ट अटैक की चपेट में आके मर जा रहा है? बिल्कुल, कम उम्र के लोगों में खासकर ज़्यादा एक्सरसाइज करना, स्विमिंग, जिमिंग या फिर हेवी एक्सरसाइज करते समय क्या होता है कि कुछ हार्ट की बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो जीन्स में आती हैं और आम तौर पर उनका जांच करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि 20 साल 25 साल की उम्र में लोग ये सोच भी नहीं पाते हैं कि उनको हार्ट की बीमारी हो सकती है पहले से। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें अगर आप हेवी एक्सरसाइज करेंगे तो फिर सडनली कुछ अरिदमियाज होने के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये एक और गंभीर बात ये हो गई है कि जैसे कम उम्र के जो बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चों में भी आजकल देखा जा रहा है कि उनको हार्ट की समस्या, और ये वजह क्या है कि एक छोटा सा बच्चा भी है वो भी हार्ट की समस्या से ग्रसित हो जा रहा है? कम उम्र की बात करें तो अगर 10 से 15 साल की कम उम्र अगर होती है तो फिर सबसे कॉमनेस्ट कारण कंजेनिटल हार्ट डिजीज होता है, जैसे हमने भी डिस्कस किया। आजकल कोरोनरी आर्टरी डिजीज की संभावना भी कम उम्र में होती है, लेकिन कम से कम 20, 22, 25 साल की उम्र के बाद ही वो डेवलप करता है। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कम उम्र के लोगों में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण स्मोकिंग, स्ट्रेस, जो तनाव का माहौल अभी चल रहा है वो, और कोरोना काल के बाद से जो वैस्कुलर एंडोथेलियम में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण भी कम उम्र में ब्लड गाढ़ा होने की संभावना या हार्ट अटैक की संभावना रहती है। डॉक्टर प्रशांत कुमार कहते हैं कि हार्ट डिजीज के कई प्रकार होते हैं। कंजीनाइटल हार्ट डिजीज और जेनेटिक हार्ट डिजीज या कार्डियोमायोपैथीज हार्ट की मांसपेशियों में कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से दिल की मांसपेशियों की मोटाई बढ़ जाती है। ऐसे लोग अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम जैसे एक्सरसाइज आदि कर लेते हैं तो दिल की मांसपेशियों में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। जीवन शैली में हमें उन चीज़ों को पर ध्यान देना है जिसे हम रोक कर अपने हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं काफ़ी हद तक। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिस्क फैक्टर्स। क्योंकि हार्ट किसी एक कारण से नहीं होता है, हार्ट के मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना ही आपके हाथ में है और वही हमें करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रेगुलर खाइए, उसे कंट्रोल रखिए। अगर आपको साथ में शुगर की बीमारी है तो शुगर की दवाइयाँ रेगुलरली लीजिए, समय समय पे अपने शुगर के डॉक्टर से संपर्क करते रहिए और उसे एक जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ही कंट्रोल करके रखना है। साथ में कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहनी है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर उसकी दवा लेकर उसको भी एक कंट्रोल पे रखना है।
चौथी बात करें तो स्ट्रेस, तनाव से अपने आप को दूर रखें। कंप्लीटली उससे फ्री होना तो आज के युग में मुझे नहीं लगता संभव है, लेकिन ये कोशिश करें कि आज का तनाव फ्यूचर अपने कैरी नहीं करें। नेक्स्ट डे या अगले दिन 2 दिन एक ही बात को लेके बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, उससे मिनिमाइज़ कीजिए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप ध्यान दीजिए शरीर पर, और रेगुलर कम से कम 30 मिनट व्यायाम कीजिए। व्यायाम किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर आप चलने पे सक्षम हैं तो ब्रिस्क वॉक करिए 30 मिनट। अगर आप चलने फिरने पे सक्षम नहीं हैं, घुटने में प्रॉब्लम है, तो फिर घर बैठे ही आप योगा कीजिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी थोड़ा बढ़े और आप हार्ट डिजीज से बचकर रह सकें। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, फलस्वरूप उन्हें कार्डियक स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। डॉक्टर प्रशांत कहते हैं कि दिल की बीमारी किसी एक कारण से नहीं होती, इसके कई कारण होते हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको दिल के रोगों से बचना है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करना होगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना होगा, कोलेस्ट्रॉल स्तर का नियंत्रित रखना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि धूम्रपान से दूर रहना होगा। कॉमन जांच में ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी। अगर आपको चेस्ट पेन है तो आप एक ट्रॉप्टी टेस्ट भी होता है वो। अगर आपका ईसीजी इको दोनों नॉर्मल है, फिर ट्रेडमिल टेस्ट में चला के देख सकते हैं, या किसी भी स्ट्रेस टेस्ट में चला के देख सकते हैं। अगर उसमें कुछ समस्या आती है तो फिर हम एंजियोग्राफी कराने की सलाह देते हैं। अगर रिम्स की बात करें तो जितनी बातें मैंने अभी की हैं, ईसीजी, इको, ट्रोपोनिन टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राफी, अगर उसमें कुछ ब्लॉकेज आए तो एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी, ये सारी सुविधाएं रिम्स में उपलब्ध है। दूरदर्शन के दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम दिन भर में 30 मिनट आप अपने शरीर को दें, रेगुलर व्यायाम करें। अगर आपको एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल, तो उसे कंट्रोल में रखें। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।